अगर शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से इन स्लाइड्स की मदद से समझते हैं। देखिए, चाहे सीटेट हो या जेटेट हो, ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ना, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। असल में ये एक अच्छा और असरदार शिक्षक बनने की नींव है। तो चलिए इस नींव को मजबूत करते हैं। इससे पहले कि हम क्लासरूम की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, हम सीखते कैसे हैं। और यहीं से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की कहानी शुरू होती है। ये वो विज्ञान है जो हमारे मन और व्यवहार के राज खोलता है। मजेदार बात यह है कि एक जमाने में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। सोचिए जरा। लेकिन धीरे धीरे इसका फोकस बदला और ये व्यवहार का विज्ञान बन गया। मतलब अब उन चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। और एक टीचर के लिए ये बदलाव बहुत ही जरूरी था। अच्छा, ये टेबल एक तरह से साइकोलॉजी की पूरी जर्नी को दिखाती है। शुरुआत में वुन जैसे लोग थे जो संरचनावाद की बात करते थे, यानी मन के अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश। लेकिन फिर वॉटसन जैसे व्यवहारवादी आए और उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ उस व्यवहार पर फोकस करना चाहिए जो दिखाई दे। हर नए स्कूल ने हमें इंसान को समझने का एक नया नजरिया दिया। तो ठीक है, ये सब अलग अलग सिद्धांत तो समझ आ गए, लेकिन एक टीचर के लिए क्लासरूम में इनका क्या काम? अब हम यही देखेंगे कि साइकोलॉजी हमें ये कैसे बताती है कि बच्चे सीखते कैसे हैं और हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान, उसकी पर्सनालिटी कैसे बनती है। थॉर्नडाइक के ये 3 नियम तो हर टीचर के लिए जैसे गुरु मंत्र हैं। खासकर तीसरा नियम, प्रभाव का नियम। ये सीधा सीधा कहता है कि अगर किसी काम का नतीजा बच्चे को अच्छा लगता है तो वो उसे बार बार करेगा। मतलब क्लास में दी गई एक छोटी सी शाबाशी भी सीखने की प्रक्रिया को कितना मजबूत बना सकती है। यहाँ पर्सनैलिटी को लेके 2 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी विचार हैं। एक तरफ है फ्रॉइड, जिनका मानना था कि हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। और दूसरी तरफ है मास्लो, जिन्होंने कहा कि भाई सीखने से पहले बच्चे की बुनियादी जरूरतें तो पूरी करो। उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उसका पेट भरा होना चाहिए। ये दोनों ही नजरिए हमें अपने स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं वो बच्चा बहुत स्मार्ट है, पर इस स्मार्ट होने का या बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? बस यही सवाल हमें सीधे इंटेलिजेंस की थ्योरीज तक ले जाता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी बहस जारी है। तो इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे करें? टर्मिन ने एक बहुत ही काम की बात कही कि बुद्धि अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता है। मतलब उन चीजों के बारे में सोच पाना जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी का कॉन्सेप्ट या फिर मैथ्स का कोई फॉर्मूला। और यहीं से आईक्यू का कॉन्सेप्ट आता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ज्यादातर लोग औसत यानी एवरेज बुद्धि वाले होते हैं। एक टीचर के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? ताकि ये समझ आए कि क्लास में हर बच्चा अलग अलग लेवल पर होगा और हमें अपना पढ़ाने का तरीका उसी के हिसाब से बदलना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है। स्पीयरमैन ने कहा कि एक जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस होती है, तो वहीं थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। इसका सीधा मतलब यह है कि हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तेज हो लेकिन भाषा में थोड़ा कमजोर हो। हमें बुद्धि को एक बड़े और खुले नजरिए से देखना होगा। बुद्धि कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलती है, विकसित होती है। तो चलिए अब एक बच्चे के विकास के इस अद्भुत सफर को देखते हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक हर स्टेज पर क्या क्या बदलता है। विकास की ये 3 अवस्थाएं समझना बहुत जरूरी है। जैसे बाल्यावस्था में, जो कि 6 से 12 साल तक होती हैं, बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी ठोस चीजों से जुड़ी होती है। किशोरावस्था आते आते यही सोच और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। स्टैनली हॉल की ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। उन्होंने किशोरावस्था को तनाव और तूफान का दौर कहा था। और ये बात हमें एक टीचर के तौर पर टीनेजर्स के व्यवहार को समझने और उनके साथ धैर्य रखने में बहुत मदद करती है। पियाजे ने हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बात सिखाई कि बच्चे दुनिया को बड़ों से बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। वो ज्ञान को धीरे धीरे इन 4 स्टेजेस से गुजरकर बनाते हैं। मतलब एक 7 साल के बच्चे से वैसी एब्स्ट्रैक्ट सोच की उम्मीद नहीं की जा सकती जैसी एक 15 साल के किशोर से की जा सकती है। ये टीचिंग का एक फंडामेंटल रूल है।
तो इतनी सारी थ्योरीज जानने के बाद अब असली सवाल आता है, इन्हें क्लासरूम में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब कुछ ऐसे ज़रूरी पेडागॉजिकल टूल्स देखते हैं जो हर टीचर के टूलकिट में होने ही चाहिए। मापन और मूल्यांकन, इन दोनों में क्या फर्क है, इसे ऐसे समझिए। एक स्टूडेंट के टेस्ट में 10 में से 7 नंबर आए, ये है मापन। लेकिन उसे 7 नंबर क्यों मिले, कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब पता लगाना है मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा मापन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। एक असरदार टीचर होने का मतलब ये भी है कि हम उन बच्चों को पहचान सकें जिन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत, या डिस्कैल्कुलिया यानी मैथ्स में दिक्कत, इन अक्षमताओं को समझना हमें हर बच्चे को सफल होने का बराबर मौका देने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम हर बच्चे की छिपी हुई क्षमता को बाहर ला सके। अब सवाल ये है कि एक टीचर को पहले क्या करना चाहिए। मास्लो की तरह बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए, या पियाजे की तरह उसकी सोचने समझने की स्टेज को समझना चाहिए। अपनी क्लास में पहली प्राथमिकता क्या होगी, सोचिएगा ज़रूर। चाइल्ड डेवलपमेंट की इस स्पेशल रिवीजन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो अगर आप JTET या CTET एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम उन सभी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को कवर करेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार सवाल बनते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नैतिक विकास, फिर भाषा और सामाजिक विकास, उसके बाद अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और आखिर में एक क्विक रिवीजन। इस तरह से चलने से ना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में और अपने नोट्स बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे सही और गलत के बीच का फर्क सीखते कैसे हैं। तो देखिए, मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने आसपास के समाज और कल्चर के जो नियम होते हैं ना, उनको देखकर सही बिहेवियर सीखते हैं। और ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जब भी हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो जीन पियाजे का नाम तो आना ही आना है ना। इनके बिना तो ये टॉपिक अधूरा है। पियाजे उन पहले साइकोलॉजिस्ट्स में से थे जिन्होंने इस बात की साइंटिफिक स्टडी की कि आखिर बच्चों के अंदर ये जो मोरालिटी है, ये जो नैतिकता का कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप कैसे होता है। तो पियाजे ने ना मेनली 2 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है हेटेरोनॉमस मोरालिटी, मतलब परायतित नैतिकता। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे ये मानते हैं कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो तो फिक्स्ड हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। मतलब जो मम्मी पापा ने या टीचर ने कह दिया, बस वही फाइनल है, पत्थर की लकीर है। और फिर आती है दूसरी स्टेज, ऑटोनमस मोरालिटी यानी स्वायत्त नैतिकता। अब यहाँ तक आते आते बच्चे ये समझने लगते हैं कि अरे नहीं, रूल्स तो आपस में बात करके सहमति से बदले भी जा सकते हैं। और यहाँ पर वो ये भी समझते हैं कि किसी काम के पीछे की नीयत क्या थी, मतलब इंटेंशन क्या था, वो भी मैटर करता है। चलिए, पियाजे के बाद अब बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, इनकी थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो इस पार्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कोहलबर्ग ने मोरालिटी के 3 लेवल्स बताए। कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और ये जो 3 लेवल्स है ना, ये आगे जाकर टोटल 6 स्टेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए चलिए फटाफट से इन दोनों थियोरीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो याद क्या रखना है, पियाजे मतलब 2 मेन स्टेजेस और उनका फोकस था बच्चे के अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन पर। वहीं दूसरी तरफ कोहलबर्ग मतलब 3 लेवल और 6 स्टेजेस, और इनका फोकस किस पर था? इनका फोकस था मॉरल डिलेमास पर, यानी कि नैतिक दुविधाओं पर। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये आपको इन डिफरेंसेस को याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, नैतिक विकास तो हो गया, अब हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है भाषा और सामाजिक विकास। इसमें हम ये जानेंगे कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, मतलब लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, और उनका जो सोशल सर्कल है, उनके दोस्त, परिवार, वो सब उनके दिमागी विकास को कैसे शेप करते हैं।
और देखिए, जब भी भाषा के विकास की बात आती है ना, तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है नोम चॉम्स्की का। लैंग्वेज को लेकर उनका जो आइडिया था वो सच में उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। चॉम्स्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या शॉर्ट में कहें तो LAD। उनके हिसाब से हम इंसानों के अंदर ना भाषा सीखने की एक नेचुरल, मतलब जन्मजात, एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है। और हाँ, ये जो टर्म है ना LAD, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप जरूर से नोट कर लीजिए। ओके, चॉम्स्की के बाद अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। उनकी जो सोशियो कल्चरल थियोरी है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सोशियो कल्चरल। ये थियोरी सोशल इंटरैक्शन यानी हमारे सामाजिक मेलजोल के इंपॉर्टेंस पर फोकस करती है। वाइगोत्स्की का सीधा साधा मानना था कि किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब दिमागी विकास, उसके समाज और कल्चर के बिना हो ही नहीं सकता, अधूरा है। उनके लिए सोशल इंटरैक्शन और लैंग्वेज, ये दो सबसे पावरफुल टूल्स थे। इन्हीं की मदद से एक बच्चा सोचना सीखता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है। मतलब उनके लिए सीखना अकेले में होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एक सोशल प्रोसेस था। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और आखिरी कोर टॉपिक पर, जो है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और एक टीचर के तौर पर यह समझना तो बहुत ही जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट कैसे करें, है ना? तो जब मोटिवेशन की बात आती है तो एक नाम हमें जरूर याद रखना है, विलियम मैकडूगल। उन्हें इंस्टिंक्ट थ्योरी यानी कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जनक, मतलब फादर भी माना जाता है। मैकडूगल ने बताया कि हमारे अंदर टोटल 14 इंस्टिंक्ट्स यानी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक इंस्टिंक्ट एक खास इमोशन यानी संवेग से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर हमें भय यानी डर का इमोशन महसूस होता है तो हमारा इंस्टिंक्ट हमें पलायन करने, मतलब वहां से भाग जाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर क्रोध यानी गुस्सा आता है तो हमारा इंस्टिंक्ट हमें लड़ने यानी कॉम्बैट के लिए तैयार करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मोटिवेशन काम कैसे करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो इसी को समझने के लिए हमें मोटिवेशन साइकिल यानी अभिप्रेरणा चक्र को समझना पड़ेगा। देखिए, मोटिवेशन साइकिल के 3 मेन हिस्से होते हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, मतलब आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको जरूरत महसूस हुई यानी नीड पैदा हुई कि आपको भूख लगी है। अब ये जो भूख है ये एक ड्राइव को जन्म देगी, एक टेंशन पैदा करेगी जो आपको खाना ढूंढने के लिए पुश करेगी। और आखिर में जब आपको खाना यानी इंसेंटिव मिल जाएगा तो वो आपकी जरूरत को पूरा कर देगा और आपकी ड्राइव शांत हो जाएगी। बस यही है मोटिवेशन साइकिल। अब अगर हम क्लासरूम की बात करें तो वहाँ मोटिवेशन के बहुत सारे फायदे हैं। सोचिए, एक बच्चा जो मोटिवेटेड है वो क्या करेगा? वो क्लास में ध्यान लगाकर सुनेगा, उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो डिसिप्लिन में भी रहेगा और सबसे ज़रूरी बात, वो अपने गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाएगा। ओके, तो हमने तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पूरे सेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्विक रिवीजन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये हैं वो की पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। एकदम रट लीजिए इनको। पहला, पियाजे की 2 स्टेजेस। दूसरा, कोहलबर्ग के 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। तीसरा, चॉम्स्की का LAD का कॉन्सेप्ट। चौथा, वाइगोत्स्की का समाज और भाषा पर जोर। और पांचवा, मैकडूगल के 14 इंस्टिंक्ट्स जो 14 इमोशन से जुड़े हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये समझना कि बच्चे सोचते कैसे हैं उन्हें अच्छी तरह से सिखाने का सबसे पहला कदम है। और ये जो सारी थ्योरीज हमने आज पढ़ी, ये आपको इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में मदद करती हैं। तो आज के इस सेशन के आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सवाल ये है कि इन सभी थ्योरीज को समझकर आप एक बेहतर टीचर कैसे बनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन थ्योरीज को पढ़ने का असली मकसद यही है। कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग मतलब एकदम शुरू से, जीरो से नॉलेज बनाता कैसे है? आज हम जॉन पियाजे के इसी कमाल के काम को समझने वाले हैं कि ये सब होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। जरा सोचिए, एक बच्चे का दिमाग जो एक तरह से बिल्कुल खाली स्लेट है, वो अपने चारों तरफ की इस पूरी की पूरी नई दुनिया को समझता कैसे है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करता है? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है उस एक पल से, जब एक बच्चा पहली बार किसी नई चीज को देखता है।
सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर एक्सपीरियंस, हर साइट उसके लिए बिल्कुल पहली है। और इस प्रोसेस का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टूल है, वो है स्कीमा। इसे ना दिमाग का एक फाइलिंग सिस्टम समझिए। जैसे हम ऑफिस में फाइल्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वैसे ही जब भी दिमाग को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे समझने के लिए इन्हीं पहले से बने हुए नॉलेज पैकेट्स का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, शायद किसी पार्क में, और वो पहली बार एक जानवर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो जानवर है एक कुत्ता। तो अब उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? वो देख रहा है, अच्छा, 4 पैर हैं, एक पूंछ है जो हिल रही है और एक आवाज आ रही है, भौंकने की। बस इन सारी डिटेल्स को मिलाकर दिमाग फटाक से कुत्ता नाम का एक नॉलेज पैकेट बना लेता है। ये है उसका पहला स्कीमा। ठीक है, तो एक स्कीमा तो बन गया, लेकिन दुनिया तो इतनी बड़ी है, हर रोज नई चीजें, नए एक्सपीरियंसेस। तो दिमाग इन सबसे डील कैसे करता है? यहीं पर आता है अडैप्टेशन का कॉन्सेप्ट। ये वो मास्टर प्रोसेस है जो हमारे स्कीमा को हमेशा अपडेटेड रखता है। अडैप्टेशन, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये नए और पुराने एक्सपीरियंसेस के बीच बैलेंस बनाने का एक दिमागी प्रोसेस है। और इसके ना 2 बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। यही 2 हिस्से तय करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। हमारा बच्चा अब दुनिया को अपने कुत्ते वाले स्कीमा के चश्मे से देख रहा है, और अब उसे कुछ ऐसा दिखता है जो, अरे वाह, ये तो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में एकदम आराम से फिट हो गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन। ये सीखने का, कह सकते हैं, सबसे आसान वाला हिस्सा है। कोई ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती। नई इन्फॉर्मेशन आई और पुरानी फाइल में आराम से जाकर जुड़ गई। मतलब जो पहले से पता था वो और पक्का हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चे ने पहले एक सफेद कुत्ता देखा था, अब वो एक काला कुत्ता देखता है। उसका दिमाग फौरन चेक करता है, 4 पैर है, पूंछ है, भौंक रहा है, हाँ ये भी कुत्ता ही है, बस रंग ही तो अलग है। तो ये नई जानकारी, मतलब काला रंग, पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में बड़े आराम से ऐड हो जाती है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब बच्चे को कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी पुरानी समझ को चैलेंज करता है। और यहीं पर लर्निंग का एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। और यहीं पर रोल आता है अकोमोडेशन का। ये सीखने का वो हिस्सा है जहां दिमाग को सच में मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं बैठती तो या तो पुरानी फाइल को बदलना पड़ता है या फिर एक बिल्कुल नई फाइल ही बनानी पड़ती है। तो वो चैलेंज क्या है? एक गाय। बच्चा खेत में एक बड़ा सा जानवर देखता है और वो सोचता है, इसकी भी 4 पैर हैं, एक पूंछ भी है, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा कुत्ता है? पर कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए इस छोटे से दिमाग के अंदर झांकते हैं कि हो क्या रहा है। स्टेप 1, जानवर को देखा। स्टेप 2, उसकी तुलना अपने पुराने कुत्ते वाले स्कीमा से की। 4 पैर, चेक। लेकिन स्टेप 3, दिमाग को रियलाइजेशन होता है कि अरे ये तो भौंक नहीं रहा, ये तो कुछ और ही आवाज निकाल रहा है, इसका साइज भी अलग है। तो आता है स्टेप 4, सबसे जरूरी कदम। दिमाग एक नया स्कीमा, एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाता है जिसका नाम है गाय। तो अब इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। असिमिलेशन में क्या होता है? नई जानकारी पुराने स्कीमा में जुड़ जाती है, उसे और मजबूत बनाती है, बिल्कुल जैसे एक अलग रंग का कुत्ता देख लिया। लेकिन अकोमोडेशन में पुराना स्कीमा या तो चेंज होता है या फिर एक नया ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि नई जानकारी, जैसे कि एक गाय, पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में फिट ही नहीं हो रही थी। तो हमने एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असल में असली लर्निंग इन दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने का ही नाम है। और इसी बैलेंस को पियाजे ने नाम दिया इक्विलिब्रेशन। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो लर्निंग प्रोसेस को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। ये एक तरह का डांस है, नई चीज़ों को पुरानी कैटेगरीज में फिट करने और ज़रूरत पड़ने पर नई कैटेगरीज बनाने के बीच का। तो अगली बार जब कोई कुछ भी नया सीख रहा हो, चाहे कोई नई लैंग्वेज हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया आइडिया ही क्यों ना हो, तो इस प्रोसेस के बारे में सोचिएगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कब इन्फॉर्मेशन आराम से फिट हो रही है और कब दिमाग को खुद को बदलने की, एक नया रास्ता बनाने की जरूरत पड़ रही है। सच में सोचने वाली बात है।